स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसके आगे टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स। है ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ या इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब अलग अलग जगह पर आने लगा, है ना, तो फिर वीवर्स के साथ क्या हो रहा था वो हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ भारती नीमकर और हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज। आप सभी लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इस चैनल को ज्वाइन करके आप नोट्स और पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, उसने कुछ अपनी जो ताकतें थी, है ना, जो उसकी पावर थी, शक्तियां थी, वो कंसोलिडेट की 1760 के बाद, है ना। लेकिन इंडिया में जो टेक्सटाइल था वो अभी कम नहीं हुआ था, वो भी बढ़िया चल रहा था, है ना, बिल्कुल वर्ज पे, अच्छे वाले में। तो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज अभी यहाँ सेट ही नहीं हुई थी। क्यों सेट नहीं हुई थी? क्योंकि जो लोग थे, राइट, इंडिया के लोग अभी तक कॉटन बढ़िया बना रहे थे, है ना। ब्रिटिश ने अभी कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं की थी कि वो इंडिया के टेक्सटाइल को रिप्लेस कर सके। उसमें अभी टाइम था। तो इंडिया का जो फाइन टेक्सटाइल था वो बहुत डिमांड में था पूरे यूरोप में। तो यूरोप में इंडिया का टेक्सटाइल बहुत बिकता था। ठीक है। और प्री ऑर्डर्स यहाँ पर आते थे कि मतलब पहले से ही, बिना बने ही 2 साल पहले ही यहाँ पर ऑर्डर्स लोगों के आ जाते थे कि भाई हमें इतना फैब्रिक चाहिए और इतना मीटर, है ना। उसके टाइप्स लिखे होते थे, उसकी क्वालिटी लिखी होती थी, सब कुछ वहां मेंशन होता था लिस्ट में। तो जो कंपनी थी वो अपना टेक्सटाइल एक्सपैंड करना चाहती थी, है ना, कि जो एक्सपोर्ट वो इंडिया से लेती है। लेकिन जब तक उसकी पॉलिटिकल पावर जो बंगाल में मतलब स्टेब्लिश होती या फिर जो भी चीजें यहाँ होती तो वो अभी तक नहीं हुई थी। ठीक है, अभी उसमें बहुत टाइम था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पाया कि ये बहुत डिफिकल्ट है ये भरोसा दिलाने या इंश्योर करना कि जो रेगुलर सप्लाई है गुड्स और एक्सपोर्ट की, राइट, मतलब जो भी इंडिया से हो रहे हैं टू दी यूरोप। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक कंपटीशन क्रिएट हो गया किन तीन के बीच में? यहाँ पर फ्रेंच के बीच में, डच के बीच में एंड पोर्तुगीज के बीच में। तो यहाँ पर फ्रेंच, ये डच एंड देन द अदर इज पोर्तुगीज, राइट। तो इन सभी के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। और कंपटीशन किस बेसिस पर था? वोवन क्लोथ्स पर था। ठीक है। तो जो वीविंग की जाती थी कपड़ों की वो इन तीनों की बेस्ट थी हर टाइप में। तो जो वीवर्स थे और जो सप्लाई मर्चेंट थे तो बार्गेन करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं, है ना। उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो बेस्ट बायर्स को बेचने शुरू कर दिए। तो एक लेटर में लंदन जो गया, जो कि कंपनी ने लिखा था, मतलब वो कंप्लेंट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है यहाँ से सामान की सप्लाई की और रेट भी काफी बढ़ गए हैं क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स तीन तीन आ गए हैं, है ना। तो फिर क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने स्टेब्लिश किया अपनी पॉलिटिकल पावर। स्टेब्लिश करने के बाद उसने यहाँ पर अपना क्या किया, एकाधिकार यहाँ पर जमाने की कोशिश की कि भाई अब सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे और कोई मार्केट में नहीं आएगा। तो इसके लिए इन्होंने कुछ किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट क्रिएट किया जो कि कंट्रोल करता था या एलिमिनेट करता था कंपटीशन को, कि हमारे अलावा कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, हमारे हिसाब से रेट डिसाइड होंगे। इंश्योर किया कि सभी सामानों की या कॉटन और सिल्क गुड की जो सप्लाई है वो प्रॉपर रहेगी, रेगुलर रहेगी, बीच में टूटेगी नहीं, है ना। और कुछ स्टेप्स अंग्रेजों ने लिए यहाँ पर। अब वो स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या रहे। तो पहला स्टेप था कि जो कंपनी थी वो ट्राई कर रही थी टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर और ब्रोकर, है ना, कि यहाँ पर इनके अलावा कोई ट्रेडर नहीं आए, इनके अलावा कोई ब्रोकर नहीं आए, है ना। जिससे क्या हो रहा था, जो कि कनेक्टेड थे किससे? क्लोथ ट्रेड से। अब क्लोथ ट्रेड से ये लोग कनेक्टेड थे। अब ये नहीं चाहते थे, कौन नहीं चाहते थे? ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हो। तो इन्होंने अपना एक बंदा सेट कर दिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने वीवर्स पर कंट्रोल अपना बनाना शुरू किया। वीवर्स पर कंट्रोल क्यों बनाना शुरू किया? ताकि ये उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाए। ठीक है। और फिर उन्होंने एक बंदा, यानी कि एक पर्सन अपॉइंट किया, एक सर्वेंट अपॉइंट किया जिसको गुमास्ता कहा जाता था, जो कि सुपरवाइज करता था वीवर्स को, सप्लाईज कलेक्ट करता था और एग्जामिन करता था कि जो कपड़े की क्वालिटी है वो किस तरह की है, राइट। सेकेंड स्टेप यहाँ पर था कि जो मतलब ये सभी चीजें, जो स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं, ये कंपनी को प्रिवेंट करते थे कि मतलब कंपनी बायर्स को प्रिवेंट करती थी। यहाँ पर मतलब कंपनी जो है वीवर्स को प्रिवेंट करती थी, किससे? मतलब रोकती थी
रोकती थी किससे? कि वो किसी और बायर के साथ डील नहीं करे, वो सिर्फ हमारे साथ डील करे। अब इसके लिए वो क्या करते थे, इनको एडवांस देने लगे, है ना? अब जब आपको एडवांस पैसे मिलेंगे तो आप खुशी-खुशी काम करोगे। अरे वाह! इन्होंने तो पहले पैसे दे दिए, मैं इनका काम ही पहले करूँगा, है ना? बाकी का बाद में करूँगा। तो इससे क्या हुआ कि एडवांसेस मिलने लगे, जो वीवर्स है बहुत खुश हो गए। अब उनको लोन मिलने लगा, दैट मीन्स को पहले पैसे मिल गए, लोन मिल गया कि भई जाओ अब अपना रॉ मटेरियल खरीदो और जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड है वो परचेज़ करना शुरू करो। सबको लोन मिले। अब इसके बाद जो गुमास्ता थे उनको जो फैब्रिक जो रेडी किया जाता था, जो तैयार किया जाता था, उनको हाथ के हाथ ही दे दिया जाता था। ठीक है? कि तुम ये सारा सामान ले लो और फिर तुम्हें वापस की जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है? दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर। वो फिर किसी और ट्रेडर के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। मतलब वो अपना सामान किसी और ट्रेडर को नहीं बेच सकते थे। लोन बहुत सारे आते गए, लोगों का काम बढ़ता गया, कॉटन टेक्सटाइल फैलती गई, एक्सपैंड होती गई। अब जो वीवर्स थे वो ईगरली मतलब बहुत बहुत ही मतलब इच्छुक, बड़ी इच्छा से काम कर रहे थे और वो यही सोच रहे थे कि शायद अब हमारे पैसे और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, अब हम लोग ज़्यादा कमाने लगेंगे। तो कई सारे वीवर्स जो थे उनके पास स्मॉल प्लॉट्स थे, जैसे आप इमेज में देख रहे हो। तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर ये पहले कल्टीवेशन किया करते थे कि मतलब हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इनको लीज पर देना शुरू कर दिया कि मतलब तुम लोग मतलब कोई और लोग इस लैंड को चलाइए, हम लोग वीविंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि वीविंग में क्या था कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व हुआ करती थी, है ना? सभी चिल्ड्रन, विमेन, जो कि अलग अलग स्टेजेस होती है वीविंग में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इसलिए इनको सारा काम छोड़ के सिर्फ वीविंग में इन्वॉल्व होना पड़ा। तो अब देखते हैं कि वीवर्स के साथ और क्या हुआ। जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो इंग्लैंड में डेवलप हुई। ठीक है, डेवलप होने के बाद जो इंडस्ट्रियल ग्रुप थे वो मतलब टेंशन में आ गए कि अब हम दूसरी कंट्री से कैसे इंपोर्ट करवाएं, सामान चाहिए था उन लोगों को, है ना? आप देखो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो सभी बच्चे देखिए कि दिस इज इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है। अब देखो इसका नेटवर्क देखो, ये अमेरिका जा रहा है पूरा, ठीक है, नेटिव अमेरिका जा रहा है, साउथ अमेरिका पूरा, इसने पूरी बाउंड्री, पूरा नेशन मतलब वो कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, पूरा अफ्रीकन रूट इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, सऊदी अरेबिया, देन होल इंडिया, देन टू दी साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये जितने भी आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी 3 एरियाज इन्होंने कैप्चर किए हुए हैं और पूरा यूरोप, ये देखो पूरा यूरोप, है ना? ये सारा सारा इन्होंने कैप्चर किया हुआ, मतलब रशिया इसमें नहीं है। तो मतलब जो इंडस्ट्रियल ग्रुप थे अब उन्हें टेंशन होने लगी ना कि अब भाई अगर इंडिया, कौन से इंडस्ट्रियल ग्रुप की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इंडिया वाले की, है ना? क्योंकि जो इंग्लैंड था उसने अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर ली। अब इंडिया का धंधा यहाँ पे हो गया कम, है ना? यहाँ पे बिजनेस उनका डाउन होने लगा, राइट? तो दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज मोर ड्यूटी ऑन द कॉटन टेक्सटाइल सो दैट मैनचेस्टर वुड कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड। अब उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को छोड़ के बाकी सभी पर लगाओ ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू कर दो, ताकि जो बाहर का, जो दूसरे नेशंस का कॉटन है वो हमारी मार्केट में नहीं है, सिर्फ मैनचेस्टर का यहाँ पर बिके। अब मैनचेस्टर यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया में आया। अब किस तरीके से आया ये हम देखते हैं। मैनचेस्टर इज अ प्लेस इन इंग्लैंड, ठीक है? मैनचेस्टर क्लब भी है ना, जो कि फुटबॉल खेलता है, राइट? चल, एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, जो उद्योगपति थे, उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इन इंडियन मार्केट एज वेल। तो उन्होंने उनको ये उकसाया, उनको ये कहा कि तुम लोग क्या कर सकते हो कि जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने बनाए हुए कपड़े क्या करे, भारत की मार्केट में जाकर बेचे। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट था ब्रिटिश कॉटन वो बढ़ गया, है ना? उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। किसकी? ब्रिटिश जो कॉटन थे, मतलब ब्रिटिश जो लोग थे वो जो कॉटन खरीद रहे थे, है ना, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे एक्चुअली अपना बनाकर, राइट? तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कब? 19वीं शताब्दी में। तो अंत में क्या हुआ, जब 18वीं शताब्दी जब खत्म हो रही थी, मतलब देयर हैड बीन अ वर्चुअली नो इंपोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इनटू इंडिया। तो कोई भी मतलब जो पीस था, मतलब किसका, फैब्रिक का, वो इंपोर्ट नहीं किया इंडिया ने, ठीक है, बाहर से, क्योंकि हम इंडियंस ऑलरेडी कपड़े बना रहे थे, राइट? अब ये लोग को तो कपड़े नहीं बनाए, तो अब जब हम लोग खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम बाहर से क्यों खरीदें?
तो 1850 में क्या हुआ कि जो कॉटन पीस गुड्स थे, है ना, constituted over 31% of the value of Indian import. तो 1850 में कॉटन पीस गुड्स जो बना करते थे वो 31% वैल्यू रखते थे इंडियन इंपोर्ट का। तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं, मतलब जो अलग अलग रीजन से जो बुनकर थे इंडिया के, वो ये स्टोरी बताते हैं कि बाद में ये सब डिक्लाइन हो गया, ये सब खत्म हो गया, ठीक है, कपड़ों से रिलेटेड जितना भी काम था। फिर 1870 में ये जो फिगर थी ये 50% तक पहुंच गई। दैट मीन्स जो इम्पोर्ट था वो बढ़ने लगा। यानी कि अब हम बाहर के कपड़े आ रहे हैं यहाँ पर जबरदस्ती, और जो इंडियन फैब्रिक था, जो इंडियन अलग अलग टाइप का सुंदर सुंदर फैब्रिक था, वो अब यहाँ पर खत्म होने लगा, लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं। उसकी डिमांड कम कर दी गई, किसके थ्रू? ब्रिटिश कंपनीज के थ्रू। तो जल्द ही क्या हुआ, जो वीविंग विलेज हुआ करते थे, यानी कि जो बुनकरों के गांव हुआ करते थे, देयर वर रिपोर्ट ऑफ क्लैशेस बिटवीन वीवर एंड गुमास्ता। अब इनमें लड़ाई होने लगी, जो गुमास्ता हुआ करते थे और जो वीवर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जो अर्लियर सप्लाई ऑफ मर्चेंट हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद इन दी वीविंग विलेज। मतलब जो सप्लाई मर्चेंट होता था, वो कई बार वीविंग विलेज में ही रहा करता था। तो जो मतलब मर्चेंट था, उसके रिलेशंस जो थे वो वीवर से बहुत क्लोज हो गए। वो हर चीज देखने लगा, है ना, मतलब उनकी जरूरतों को पूरा करने लगा, ठीक है। और मतलब अगर उनको कोई परेशानी है तो उनकी हेल्प करने लगा। तो ये कौन करते थे? मर्चेंट्स देखने लगे। क्योंकि अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर गोमास्तास के बीच में और किसके बीच में, तो वीवर्स, उनके बीच में क्लैश होने लगे। तो यहाँ पर फायदा किसने उठाया? मर्चेंट ने फायदा उठाया कि भाई वीवर की लड़ाई हो रही है और किसकी लड़ाई हो रही है? गोमास्ता की लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो बीच में कौन फायदा उठा रहा है? बीच में फायदा उठा रहा है मर्चेंट, जो कि पहले लोग काम किया करते थे, है ना, इन दोनों का पहले से ही कनेक्शन था। ये लोग तो बाद में आए थे, इनको किसने अपॉइंट किया था? ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था। तो अब मर्चेंट इनका वापस से हेल्प करने लगे कि चलो भाई, हम लोग पुराने दोस्त हैं, तो हम लोगों को ही आपकी मदद करनी है ना। तो जो नए गुमास्ता थे वो आउटसाइडर थे, बाहर से आते थे, विद नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद, इनका कोई लिंक ही नहीं होता था। इन्हें कोई मतलब हमदर्दी नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। बस इनसे वो सिर्फ वो मटेरियल कलेक्ट करने आते थे और इनको पेमेंट करने आते थे, ठीक है। बट कोई अटैचमेंट इनके साथ इन लोगों की नहीं थी। तो ये एरोगेंट बिहेव करते थे, मतलब अकड़ में रहते थे कि भाई हम यहाँ के मतलब मालिक हैं और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हमारा काम करना है। तो विलेज में आते थे कुछ सिपाहियों के साथ और कुछ पीएन के साथ, और जो लोग जो वीवर जो सप्लाई नहीं करते थे टाइम, उनको सजा देते थे और कई बार इनको मारा भी जाता था। तो ये बहुत दुखद था, ये बहुत बुरा था। तो अब जो वीवर्स थे, मतलब इन्होंने एक चीज खो दी, वो क्या? कि ये बार्गेन नहीं कर पा रहे थे, है ना, किस चीज से? दूसरे डिफरेंट बायर से, कि मतलब भाई अब देखो, हम लोग अपना जो काम है, जो सामान है, हम लोग ब्रिटिशर्स को सेल नहीं कर रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि कुछ नए बायर्स हमारे पास आए, ताकि हम अपना काम अब आगे एक्सपैंड कर पाए। अब जो भी प्राइस उन्हें मिलता था कंपनी से, वो बहुत कम होता था। पहले तो उनको मतलब लालच में लोगों ने ले लिया, है ना, लालच में ले लिया, और ये देखो, ये द कंपनी वॉज मिसेबरली लो। तो यहाँ पर जो भी इन्हें पेमेंट मिलती थी वो बहुत कम होती थी, मतलब लोन जो फॉर्म में मिलती थी। अब उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भैया हमारा काम करो और हम तुम्हें बढ़िया पैसे देंगे। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में बढ़िया पैसे दिए, लेकिन बाद में इनको बहुत ही ज्यादा परेशान किया। तो अब यहाँ पर जो वीवर्स है बहुत दुखी हो गए। अब जो बंगाल के कई प्लेसेस में, है ना, और कर्नाटक के कई प्लेसेस में क्या हुआ था, जो वीवर्स थे वो अपने गांव छोड़कर चले गए, है ना, वो माइग्रेट हो गए, ठीक है, अपने गांव ऐसे ही छोड़ दिए। वो दूसरे विलेजेस में उन्होंने क्या किया? अपनी लूम सेट कर ली कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लोग अच्छी डील्स नहीं दे रहे हैं। फिर इन्होंने, इन वीवर्स ने कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई हम लोगों को अच्छा काम नहीं मिल रहा है, हम लोगों को अच्छे पैसे नहीं मिल रहे। इवन अगर सप्लाई में लेट हो जाता है तो हम लोगों को मार पड़ती है, डांट पड़ती है ना। तो ये तो बहुत ही गलत है। उन्होंने लोन्स लेने से मना कर दिया कि हम आपका लोन नहीं लेंगे, हम आपका काम नहीं करेंगे, और हम जितनी भी वर्कशॉप्स हैं ये सब हम बंद कर रहे हैं और हम वापस एग्रीकल्चर में एंटर कर रहे हैं। अब ये जो टर्न आया, है ना, अब देखो यहाँ पर लोगों को पता चल गया कि जो ब्रिटिशर्स अब यूज कर रहे हैं। तो जो कॉटन वीवर्स थे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स
फेस कर रहे थे, पहले भी और बाद में भी। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हुई जब मैनचेस्टर इंडिया में आया। मैनचेस्टर इंडिया में आया दैट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई ऑफिशियल यहाँ पर भेजा गया ताकि वो सभी चीजों को कंट्रोल कर पाए। तो 1772 में जो हेनरी पेचुलियो थे, कंपनी के ऑफिशियल थे, इन्होंने एक वेंचर मतलब हैड टू वेंचर टू से कि जो डिमांड है फॉर इंडियन टेक्सटाइल वो कभी कम नहीं हो सकती, है ना। लेकिन ऐसा कोई भी दूसरा नेशन नहीं है जो मतलब इन्होंने क्या की यहाँ पर भारत की तारीफ की। क्या की? भारत की तारीफ की कि भारत के जैसा फैब्रिक कोई भी नेशन नहीं बना सकता, है ना। और भारत का जो टेक्सटाइल है उसकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती, दैट मीन्स हमारा जो कपड़ा है वो पसंद किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो यहाँ देखा कि जो इंडिया का टेक्सटाइल है वो बहुत कम होता जा रहा है ना। इसका रीजन ब्रिटिशर्स हो सकते हैं। 1811-12 में जो पीस गुड्स थे वो मतलब 33% अकाउंट काउंट होते थे इंडियन एक्सपोर्ट, कि हम लोग इतना सामान बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1850 और 51 में देखो कितना हो गया, वो सिर्फ 3% रह गया। ओनली मतलब 10% रिमेनिंग रह गया ओनली। तो ये तो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं थी, ये बहुत बुरी सिचुएशन थी, है ना। यहाँ पर हम लोग दुखी हैं, राइट। तो बहुत बुरा था ये और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लोग इससे खुश नहीं थे। सारा बिजनेस यहाँ पर लोगों का खराब हो रहा था। तब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि ऐसा क्यों हो रहा था और इसके इम्प्लीकेशन क्या थे, यानी कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा था लोगों के ऊपर। अब जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हुई इंग्लैंड में, है ना। क्योंकि जो इंग्लैंड वासी थे वो बड़े ही चालाक थे कि इंडिया में अच्छा ये चीज बन रही है, हमें बनानी है। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप जो थे वो टेंशन में आ गए, है ना। उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि इंपोर्ट ड्यूटीज यहाँ पर लगाई जाए। ये हो चुका है, ये हो चुका है, रुक जाइए। ओके। तो 1860 में क्या हुआ कि जो वीवर्स थे उनको नई प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। वो क्या थी कि जो उनका एक्सपोर्ट मार्केट था वो कोलैप्स हो गया यानी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। उसके बाद जो लोकल मार्केट थी वो एकदम कम हो गई, वो श्रिंक हो गई, है ना। और जो मैनचेस्टर इम्पोर्ट थे वो उनसे भर चुकी थी कि मतलब सिर्फ यहाँ पर यूके का प्रोडक्ट चलेगा, इंडियन प्रोडक्ट यहाँ पर चलेगा ही नहीं। तो दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन, है ना। उन्हें अच्छी क्वालिटी की कॉटन अब नहीं मिल रही थी, क्यों? क्योंकि अब वो जो कॉटन थी वो कौन यूज कर रहे थे? ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे। अब ये मशीन से बन रही थी, हम लोग हाथ से बनाते थे, तो इनकी कॉस्ट सस्ती आती थी, है ना। और सस्ती आती थी तो ये लोग सस्ता बेचते थे। सस्ता बेचेंगे तो क्या होगा? सस्ता बेचेंगे तो हम इंडिया के प्रोडक्ट को बीट कर पाएंगे, है ना, ताकि वो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो ही नहीं पाए। उनकी पूरी मार्केट हम लोग खराब कर देंगे। तो वीवर्स का अगेन स्पेस चला गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1850 में ये रिपोर्ट हमें मिली कि जो मोस्ट वीविंग रीजन थे इंडिया में, मतलब वो क्या स्टोरी यहाँ पर मतलब नरेट करते हैं कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, डेजोलेशन हो गया, है ना। सारी मार्केट एकदम खराब हो गई। तो 1860 में जो वीवर थे उन्होंने कई सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी, है ना। उन्हें सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल रही थी रॉ कॉटन की। तो अमेरिकन फिर क्या हुआ कि अ, जब अमेरिकन सिविल वॉर हो रही थी कॉटन सप्लाईज के ऊपर, है ना। तो क्या हो रहा था, जो यूएस था उसने ब्रिटेन के साथ क्या किया, कट कर लिया कि हम लोग तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे, अब हम बिजनेस करेंगे सीधा किसके साथ? इंडिया के साथ। क्योंकि तुम भी तो वहीं से सामान ला रहे हो, है ना। तो व्हाई नॉट अस? अगर तुम लोग वहां से सामान परचेज कर सकते हो तो हम भी वहां से सामान परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया सॉरी अमेरिका और यूके की लड़ाई हो गई थी। और फिर क्या हो गया था, उन्होंने वहां से सामान लेना बंद कर दिया था। तो ये देखो यहाँ से क्या हुआ, ये इन्होंने लेना बंद कर दिया और फिर इंडिया से सामान यहाँ पर यूएसए में जाने लगा। फिर जो रॉ कॉटन था वो इंडिया से उसका वापस से एक्सपोर्ट बढ़ गया, है ना। फिर से कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए, क्यों? क्योंकि अब अमेरिका डायरेक्टली इंडिया से सामान खरीद रहा है। वीवर जो थे इंडिया में वो पहले मतलब सप्लाई की नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर, है ना, सप्लाई कम हो रही थी। और फिर उन्हें क्या हो रहा था कि जो रॉ मटेरियल था उन्हें बाहर से क्या करना पड़ रहा था, बहुत ही महंगे प्राइसेस पे खरीदना पड़ रहा था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लग रहा था कि जो अमेरिकन है वो उनको छोड़कर इंडियंस के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर चीटिंग करनी शुरू कर दी और जो कॉटन के बेल्स थे उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे।
इस सिचुएशन में जो वीवर्स थे उनको पे नहीं मिल पाता था, है ना? अब जैसे ही 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी, वीवर्स और जो दूसरे क्राफ्ट पर्सन थे उन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। फैक्ट्रीज जो थी इंडिया में उनमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, है ना? अब प्रोडक्शन किसने स्टार्ट किया? पर यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया। उन्होंने मार्केट में मशीन्स लेकर आए। मशीन लेकर आने से उनका काम आसान हो गया, सस्ता हो गया, है ना? लेकिन किस तरीके से, मतलब अभी ये एक सवाल है कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज थी वो किस तरीके से सरवाइव यहाँ कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर अब सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने सारी चीजें मतलब ले ली थी, सब खराब कर दी थी। अब फैक्ट्रीज यहाँ पर आई हैं, ठीक है? ओके, तो फैक्ट्री कब आई? सबसे पहले बॉम्बे में आई, ठीक है, फैक्ट्री मिल, ठीक है, और फिर वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ कब? 2 साल बाद। उसके बाद 4 मिल्स वापस से लगाई गई, जिसमें 94,000 स्पिंडल्स लगाए गए, 2,150 लूम्स वहां पर सेटअप किए गए। उसके बाद जूट मिल आई, कहाँ पर? बंगाल में, है ना? और वो 1855 में वहां पर सेटअप की गई। 1860 में क्या हुआ, जो नॉर्थ इंडिया था, ठीक है, वहां पर जो एलिन मिल थी वो स्टार्ट की गई, कहाँ पर? कानपुर में। 1861 में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप की गई अहमदाबाद में। उसके बाद 1862 में एक और मिल सेटअप की गई जो कि जूट की थी। फिर 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग और वीविंग मिल लगाई गई मद्रास में, और फिर वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है? अब इतनी सारी मिल्स हम लोगों ने खोल ली हैं, ठीक है, अब इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, है ना? कौन ये सब इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, कौन इन मिल्स में काम कर रहा है? क्योंकि जो हमारे इंडियंस उन्होंने तो काम करना बंद कर दिया, उनका सारा बिजनेस ड्रॉप हो गया था। तो जो इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप हुई अलग अलग रीजन में, अलग अलग लोग वहां पर लाए गए। अब देखते हैं वो लोग कौन थे। फ्रॉम लेट 18 सेंचुरी जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया? ओपियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया चाइना को, ठीक है? ओपियम इज लाइक अ ड्रग, ठीक है, इसको बोलते हैं अफीम, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? तो और चाइना से क्या करते थे? वो लेते थे चाय पत्ती यानी कि टी, जो कि इंग्लैंड भेजी जाती थी। वापस दिखाती हूँ, देखिए, ये ओपियम यहाँ पे भेजा इन्होंने, राइट? ये देखिए, ओपियम भेजा चाइना, और चाइना से इन्होंने क्या भेजा? इंग्लैंड में चाय पत्ती भेज दी। तो इन्होंने अपना फायदा कर लिया, ठीक है? अब जो हिस्ट्री है हमारे बिजनेस ग्रुप्स की, ठीक है, अगर हम वापस जाएं तो हमारा ट्रेड चाइना के साथ बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है? जो कई इंडियंस थे, ठीक है, वो जूनियर प्लेयर्स थे इन इस ट्रेड में, उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता था, उन्हें सप्लाई प्रॉपर करनी होती थी, शिपिंग कंसाइनमेंट उनको प्रॉपर भेजे जाने चाहिए थे, ठीक है? अगर देखो आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, राइट, तो पैसे प्रॉपर मैनेज होने चाहिए, सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, कंसाइनमेंट प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि इतना सामान यहाँ पर इस शिप में जाने वाला है। सम ऑफ दीज बिजनेसमैन जो थे हैड विजन ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इन इंडिया। अभी चाहते थे कि हम एक इंडस्ट्री सेटअप करें इंडिया में, है ना? तो बंगाल में जो द्वारकानाथ टैगोर जी थे, इनको ऐसा एक मौका मिला कि इन्होंने मतलब चाइना में जो ट्रेड किया, ठीक है, उससे पहले इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इनको काफी सारी मिल गई, और इन्होंने क्या किया? 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन्होंने दूसरों के साथ मिलकर खोली, और इन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। अब जो टैगोर की एंटरप्राइजेस थी वो सैंक अलोंग, यानी कि वो डूबने लगी विद दोज अदर वाइडर बिजनेस क्राइसिस इन दी 1840। मतलब 1840 में और भी कई बिजनेसमैन थे जिनका जो बिजनेस था वो डूब रहा था, वो डाउन हो रहा था। तो उसमें एक कौन थे? हमारे टैगोर भाई साहब, जिन्होंने 6 मिल लगाई थी, है ना? तो इनको नुकसान होने लग गया। इसके बाद 19th सेंचुरी में जो मेनी ऑफ द चाइनीज ट्रेडर बिकम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। अब चाइना में लोग सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, लेकिन इंडिया में सबका काम डूब रहा था। अब जैसे 2 लोग हैं यहाँ पर, बॉम्बे में कौन लोग थे? पारसीज लाइक दिनशो पेटिट और जमशेद जी नुसरेवानजी टाटा। तो ये 2 लोग थे, ठीक है, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप की, जिसमें से आयरन स्टील इंडस्ट्री थी, राइट? अब इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने वेल्थ इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है, और फिर
थोड़ा सा वो कहाँ बेचते थे सामान, एक्सपोर्ट करते थे चाइना, और थोड़ा सा वो इंग्लैंड एक्सपोर्ट करते थे, ताकि दोनों ही नेशंस को सामान मिल पाए और इनको इनकम प्रॉपर हो पाए। फिर यहाँ पे एक सेठ हुकुमचंद थे, जो कि मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। उन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल सेटअप की, कहाँ पर, कलकत्ता में 1917 में। और वो भी चाइना के साथ ट्रेड किया करते थे। तो देखिए, हम इंडियन शुरू से ही इंटरनेशनली अच्छा बिजनेस करते हैं और आज भी करते आ रहे हैं। इसके बाद उनके जो फादर थे और उनके जो ग्रैंड फादर थे, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम है जीडी बिरला, है ना, आदित्य बिरला ग्रुप सुनते हैं ना हम लोग, तो यही उनके ये एंसेस्टर्स हैं उनके, राइट। तो ये बिरलास, ये टाटास एंड ऑल, ये सब शुरू से हैं। ठीक है, खानदानी बिजनेसमैन लोग हैं और इनका नाम अभी तक चल रहा है और आई थिंक आगे भी चलता रहेगा, बिकॉज दे ऑल आर द गुड बिजनेसमैन। ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेट की गई ट्रेड नेटवर्क के साथ, ताकि अच्छा पैसा आए और फिर हम और अच्छा काम कर सकें। कुछ जो मर्चेंट थे मद्रास से, वो ट्रेड करते थे बर्मा से, मिडल ईस्ट के साथ, ईस्ट अफ्रीका के साथ। ठीक है, तो इन तीनों जो एरिया से इनके साथ ट्रेड किया जाता, राइट। बर्मा क्या है? बर्मा, बर्मा इज म्यांमार। ठीक है, मिडल ईस्ट में क्या आता है? सऊदी अरेबिया आता है, यमन आता है, जॉर्डन आता है। ठीक है, और भी काफी सारी जगह आती है। तो ये सभी के साथ हम लोग ट्रेड किया करते थे, तो हमारे कपड़े इन लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। ईस्ट अफ्रीका को भी सेम प्रोसेस था, यहाँ पर हमारा सामान बहुत पसंद किया जाने लगा। तो यहाँ पर दूसरे कमर्शियल ग्रुप्स थे, ठीक है, पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे ट्रेड के अंदर। तो वो क्या करते थे, वो इंडिया के अंदर ही ऑपरेट करते थे। वो सामान लाते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर, और मनी को बैंक किया करते थे, यानी कि मनी को होल्ड करके रखते थे, और कुछ जो फंड्स थे वो ट्रांसफर करते थे बिटवीन सिटीज, कि मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये सामान हम लोगों को यहाँ भेजना है, और पैसे भेजने हैं किसको? लेबर्स को, राइट। फाइनेंसिंग, ट्रेडिंग की जाने लगी। इसके बाद जब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, जब इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास पहले से ही पैसे हैं, तो आप क्या करोगे? आप वहां पर इन्वेस्ट करोगे, कि ताकि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी हेल्प मिले। जिस तरीके से आपका काम राइज अप हुआ है, उनका काम भी राइज अप हो, और बहुत सारी फैक्ट्रीज को सेटअप किया जा सके। अब जो कॉलोनियल लोग थे, उनका जो कंट्रोल था, उन्होंने इंडियन ट्रेड पे बहुत टाइट कर लिया। ठीक है, टाइट करने के बाद जो एक स्पेस था इंडियन मर्चेंट के बीच में, और मतलब और लोगों के बीच में, वो अब थोड़ा सा ना बढ़ गया। ठीक है, स्पेस मतलब इन्होंने मेंटेन कर दिया वापस, कि तुम लोग ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करोगे। दे वर बेयर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चरिंग गुड, की तुम लोग यूरोप के साथ कोई ट्रेड नहीं करोगे, मतलब नो इंडियन विल ट्रेड विद यूरोप एक्सेप्ट इंग्लैंड, कि हम लोग यहाँ से सामान उठाएंगे और हम लोग ही उसको इंग्लैंड में या यूरोप में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, राइट। तो अब इससे क्या हुआ? दे हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल, फूड ग्रेन कहाँ से लेते थे? इंडिया से लेते थे। ये देखो, रॉ कॉटन, ये ओपियम, ये लिया जाता है, ये सब इंडिया में ग्रो होता था। वीट, है ना, इंडिगो, ये देखो नील, कितना सुंदर प्लांट है ये, लेकिन इससे क्या होता है बच्चे? खेती खराब हो जाती है। तो ये सब चीजें ब्रिटिशर्स को चाहिए थी, और उन्होंने जबरदस्ती इंडियंस को कहा कि तुम्हें ये सब उगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है यूरोप में। तो मतलब शिपिंग बिजनेस बढ़ने लगा। अब ये सब चीजें जाएंगे तो शिपिंग भी चाहिए होगी। फिर क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूरोपियन थे, वो मतलब मैनेजिंग एजेंसीज जो हुआ करती थी, इनफैक्ट वो कंट्रोल करती थी लार्ज सेक्टर इंडिया की इंडस्ट्री का। मतलब सभी इन्हीं को रूल करना है, इन्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है। और उसमें से सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कौन सी थी? बर्ड हेगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल, जार्डाइन स्किनर एंड कंपनी, है ना, ये कुछ एजेंसीज थी। ठीक है, अब इन एजेंसीज का जो पैसा था वो मोबिलाइज होने लगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी खोली गई और इनको मैनेज किया जाने लगा। अब मोस्ट जो इंस्टेंसेस थे इंडियन फाइनेंसर्स, है ना, मतलब जो बहुत फेमस थे, वो क्या करने लगे? वो कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को पैसे प्रोवाइड करने लगे, इन्वेस्टमेंट वो वहां पर करने लगे। लेकिन जो यूरोपियन एजेंसीज थी, ये सभी इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन थे वो यूरोपियन एजेंसी लेती थी, अदरवाइज नहीं लेगा कोई भी, अदरवाइज कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जो यूरोपियन मर्चेंट थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे,
उनके खुद के चैम्बर थे, किसके? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स विद इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन। मतलब यहाँ पर कोई भी इंडियन ज्वाइन नहीं करेगा, सिर्फ यूरोपियंस यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। और होपफुली आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें समझ आई होगी कि किस तरीके से, मतलब कितनी ट्रिक्स लगाई जाती थी। और लोगों को मतलब 1 मिनट में यहाँ से वहां और वहां से यहाँ भेज दिया जाता था, है ना? तो वो लोग क्या होते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक है, लोगों को समझ नहीं आता था, लोगों का बिजनेस डाउन हो गया, लोगों का मोरल डाउन हो गया, लोग अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो होपफुली ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। कोई भी डाउट आए तो वो आपको यहाँ पर हमसे पूछना है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। बाय बाय।